नमस्कार साथियों, आज हम अजमेर विद्युत वितरण, जयपुर विद्युत वितरण, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जो तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा 4 नवंबर 2012 को जो पेपर हुआ उस पेपर को हल कर रहे हैं। इनमें से कुछ प्रश्न पिछले वीडियो में हल किए हैं, अब आगामी कुछ प्रश्न है आज हम हल कर रहे हैं। तो देखो, आज का अपना प्रश्न है, पहला प्रश्न है रिएक्टेंस 8 ओम व इम्पीडेंस 10 ओम वाले लोड का ओम में प्रतिरोध क्या होगा। प्रश्न क्या है, रिएक्टेंस 8 ओम इम्पीडेंस 10 ओम है, यानी कोई परिपथ है जिसका रिएक्टेंस एक्स बराबर, यानी रिएक्टेंस, अब इंडक्टिव रिएक्टेंस है या कैपेसिटिव ये पता नहीं है, केवल रिएक्टेंस दे रखा है, तो एक्स बराबर है 8 ओम। इम्पीडेंस जेड बराबर है 10 ओम, जेड बराबर है 10 ओम। तो ओम में प्रतिरोध का मान क्या होगा, यानी आर बराबर क्या होगा ज्ञात करना है। एक्स का मान दे रखा 8 ओम, जेड का मान दे रखा 10, तो आर बराबर क्या होगा। देखो अपना सूत्र क्या है, जेड का स्क्वायर बराबर होता है आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। यदि एक्स एल है तो एल, सी है तो सी, तो यानी रिएक्टेंस का स्क्वायर। तो जेड का स्क्वायर बराबर प्रतिरोध का स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर। आर ज्ञात करना है तो पक्षांतरण कर लो, आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। जेड का मान क्या दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस रिएक्टेंस का मान क्या दे रखा है 8, 8 का स्क्वायर। 10 को 10 से गुणा किया कितना हो रहा है 100, 8 को 8 से गुणा किया 64, तो आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 64 कितना हो रहा है 36, तो आर बराबर क्या हो जाएगा √36 बराबर 6 ओम। तो इस आर का मान कितना हो जाएगा 6 ओम, यानी प्रतिरोध का मान क्या होगा 6 ओम। तो किस में है 6, सी ऑप्शन में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी 6 ओम। अगला क्वेश्चन है, 2 लीड ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफायर में जरूरी डायोडों की संख्या क्या होगी। 2 लीड ट्रांसफार्मर और फुल वेव रेक्टिफायर, देखो एक तो हाफ वेव होता है, हाफ वेव के अंदर एक डायोड प्रयोग करते हैं और ट्रांसफार्मर 2 लीड ट्रांसफार्मर ही प्रयोग करते हैं। हाफ वेव में एक डायोड प्रयोग करते हैं और ट्रांसफार्मर 2 लीड। फुल वेव में एक होता है 3 लीड यानी सेंटर टेपिंग ट्रांसफार्मर, और एक होता है 2 लीड। तो सेंटर टेपिंग है तो इसमें 2 डायोड काम मिलेंगे, और यदि केवल 2 ही लीड है तो बाद में ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे, और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए 4 डायोड आवश्यक होते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 2 लीड फुल वेव रेक्टिफायर बनाना है तो हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे, तो इसमें 4 डायोड आवश्यक होते हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स के बीच वेक्टर रिलेशनशिप दर्शाता है, यानी फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम क्या दर्शाता है। दाहिने हाथ का अंगूठा प्रथम अंगुली मध्यम अंगुली को परस्पर एक दूसरे के 90 डिग्री पर इस प्रकार फैलाए कि अंगूठा घुमाव की दिशा में हो, ये फ्लक्स की दिशा में हो, तो ये अंगुली धारा प्रवाह की दिशा इंगित करेगी या प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता दर्शाएगी। तो इसमें किसके बीच दर्शाता है, ये घुमाव की डायरेक्शन, फ्लक्स की दिशा और प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता या दिशा को दर्शाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन देखो, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस नहीं, वी आई और पावर नहीं, इंड्यूस ईएमएफ, मोशन और फील्ड सही, वी आई ये भी नहीं, इंडक्टेंस और वोल्टेज ये भी नहीं। तो एम, एफ और सी, मोशन, फ्लक्स और करंट, इनके बीच ये जो रिलेशनशिप दर्शाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, के मामले में घरेलू वायरिंग एमसीबी सप्लाई ट्रिप कर देता है, यानी एमसीबी है वो सप्लाई को कब ट्रिप कर देता है, यानी सप्लाई को ट्रिप कर देता है कब। ओवर वोल्टेज यानी वोल्टता का मान ज़्यादा होने पर, अंडर करंट, करंट का मान कम होने पर, खराब अर्थिंग यानी अर्थ खराब होने पर, ओवर करंट, करंट का मान ज़्यादा होने पर,
अर्थ लीकेज करंट यानी लीकेज करंट का मान बढ़ जाने पर। तो राइट आंसर क्या होगा, यानी जो करंट है वो एक सामान्य मान से ज़्यादा हो जाएगा, तो इस समय ये एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है वो सप्लाई को ट्रिप कर देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ओवर करंट यानी अति धारा। अगला क्वेश्चन है, ये गणित से साइंस से संबंधित रह गया क्योंकि इस पेपर में साइंस और गणित से संबंधित सवाल भी काफ़ी आए थे टेक्निकल पार्ट में। तो देखो 40 kg फोर्स अप्लाई करते हुए चेन पुली ब्लॉक से 100 kg प्रत्येक ऐसे 20 स्टील के खम्भे एक साथ उठाए जाने हैं। आवश्यक मैकेनिकल एडवांटेज यानी एमए यांत्रिक लाभ क्या होगा, यानी यांत्रिक लाभ पूछा है मैकेनिकल एडवांटेज। तो देखो एमए बराबर होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है भार बट्टा प्रयास यानी डब्ल्यू बट्टा पी, यानी जो भार है उस पर हम प्रयास जो काम कर रहे हैं वो हो गया प्रयास। तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है डब्ल्यू बट्टा पी यानी भार बट्टा प्रयास। अब देखो भार तो क्या है, इसमें जो उठाया जाना है वो हो गया भार और जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो हो गया प्रयास। तो देखो W बराबर क्या हो जाएगा कि 100 kg के खंभे हैं और एक पोल कितने संख्या में कितने 20, तो 100 × 20 यानी कुल जो भार है वो क्या हो गया कि एक पोल है 100 kg का और 20 पोल है तो कितना हो गया 2000 kg, यानी जो कुल भार है वो 2000 kg भार अपन को उठाना है। प्रयास क्या कर रहे हैं हम 40 kg का फोर्स लगा रहे हैं, P बराबर हो गया 40 kg। तो मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ बराबर हो जाएगा W बट्टा P। W का मान क्या है 2000, प्रयास का मान क्या है 40, कितना हो गया 50। तो एम ए यानी यांत्रिक लाभ का मान क्या हो जाएगा 50। मैकेनिकल एडवांटेज एम ए का मान या यांत्रिक लाभ का मान हो जाएगा 50। किस में है सी ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस ये चार्जिंग की प्रक्रिया में देखो लेड एसिड जो सेल है या बैटरी है इसके अंदर हम जो तनोगंधक अम्ल डालते हैं तो इसमें क्या होता है, पानी के इलेक्ट्रोलाइसिंग यानी चार्जिंग की प्रक्रिया में क्या होता है। ऑप्शन देखो, कैथोड पर ऑक्सीजन कलेक्ट होता है H2O यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, एनोड पर हाइड्रोजन कलेक्ट होता है, एनोड पर ऑक्सीजन कलेक्ट होता है, कैथोड पर दोनों कलेक्ट होते हैं, केवल वाटर वेपर प्रोड्यूस करता है। अब देखो H2O को पानी का पूछा है तो पानी में क्या होता है एनोड पर ऑक्सीजन कलेक्ट होता है, यानी एनोड पर ऑक्सीजन कलेक्ट होता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, एनोड पर ऑक्सीजन कलेक्ट होता है। और यदि ये तनोगंधक अम्ल के बारे में पूछ लेता पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस तनोगंधक अम्ल तो फिर क्या होता, तनोगंधक अम्ल H2SO4, इस समय इसकी रासायनिक क्रिया से क्या होता 2H ये होता धनायन और SO4 ये होता ऋणायन, यानी हाइड्रोजन धनायन में परिवर्तित होता और सल्फेट है वो ऋणायन में प्लस। तो अगला क्वेश्चन है, 800 एम्पेयर आवर 10 घंटा 200 वोल्ट बैटरी का रेटेड नॉर्मल करंट क्या होगा। यानी एक बैटरी की क्षमता दे रखी है, क्षमता बराबर क्या दे रखा है बैटरी की क्षमता बराबर दे रखी है 800 एम्पेयर आवर और समय दे रखा है 10 घंटे। वोल्ट चल वोल्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, V बराबर दे रखा है 200 वोल्ट। अब पूछा है कि यह कितने समय तक धारा प्रवाहित कर सकेगी। तो देखो सूत्र क्या है अपना, क्षमता बराबर होता है एम्पेयर इंटू हावर, यानी क्षमता बराबर होता है एम्पेयर इंटू हावर। ये क्षमता क्या दे रखी है 8000
बराबर एम्पियर ज्ञात करना है, हावर है 10। पक्षांतरण कर लो, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा यानी धारा बराबर हो जाएगा क्षमता बट्टा हावर, तो कितना हो जाएगा 8000 बट्टा 10 कितना हो जाएगा 800, कितना सॉरी 800 सॉरी 8000, हाँ यानी क्षमता 800 एम्पियर आवर है, तो क्षमता बराबर हो जाएगा 800 बटा एम्पियर आवर, और ये क्या हो जाएगा 800 बट्टा 10, तो कितना हो जाएगा 80 एम्पियर। तो ये धारा कितनी देगी 80 एम्पियर की धारा 10 घंटे तक प्रदान कर देगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी 80 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है सेफ्टी मानदंडों के अनुसार निम्न में से कौन सा उपकरण एक सेफ्टी गैजेट नहीं है, यानी सुरक्षा उपकरण, इनमें से कौन सा सुरक्षा उपकरण नहीं है। वेल्डिंग गॉगल्स यानी जो वेल्डिंग के लिए हम चश्मा लगाते हैं वो, ये एक सेफ्टी मापदंड है। स्क्रू ड्राइवर, अब स्क्रू ड्राइवर है ये एक स्क्रू को खोलने या कसने के लिए काम में लेते हैं, सेफ्टी मानदंडों के अनुसार उसमें काम में नहीं लेते हैं। सेफ्टी बेल्ट सेफ्टी मानदंड के अनुसार आता है। सेफ्टी शूज ये भी है। इंसुलेटेड हैंड ग्लव्स यानी हाथ में जो ग्लव्स लेते हैं वो भी है। तो स्क्रू ड्राइवर इनमें नहीं होता है, यानी सेफ्टी मानदंड के अनुसार नहीं होता है, वो अलग हो गया, स्क्रू को कसने के लिए खोलने या कसने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है दो जनरेटर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए अनिवार्यतः की आवश्यकता होती है, यानी दो अल्टरनेटर या जनरेटर है उसको समांतर प्रचलन के लिए निम्न में से कौन सी आवश्यकता होना आवश्यक है। दोनों की कैपेसिटी समान, कोई आवश्यक नहीं है। समान प्रतिरोध ये भी आवश्यक नहीं है। समान करंट ये भी कोई आवश्यक नहीं है। समान टेप पोजीशन ये भी कोई आवश्यक नहीं है। समान आउटपुट रेटिंग और अल्टरनेटिंग पिच ये आवश्यक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए समान आउटपुट रेटिंग और अल्टरनेटिंग पिच। अगला क्वेश्चन है भिन्न 5/50 का दशमलव सिस्टम में परिवर्तित कीजिए, क्या होगा। 5/50 5/50 को दशमलव में बदलिए। तो देखो किस प्रकार से बदलेंगे, 5 का भाग नहीं जा रहा है, 0 पॉइंट ये हो गया 50 और 50 तो 0.1 आ जाएगा, तो दशमलव भिन्न में क्या आएगा 0.1। तो राइट आंसर क्या हो गया ए 0.1। अगला क्वेश्चन है एक मोटर और एक फैन वी बेल्ट से कपल्ड है, एक मोटर और एक पंखा वी बेल्ट से जुड़ा हुआ है। यानी कोई मोटर है, मान लो ये तो है मोटर और ये है पंखा, ये दोनों यानी मोटर की पुली और पंखे की पुली वी बेल्ट से जुड़ी हुई है। यानी ये मोटर की जो पुली है वो और पंखे की जो पुली है वो वी बेल्ट से जुड़ी हुई है। यानी वी बेल्ट जो फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट दो प्रकार के होते हैं, तो वी बेल्ट से जुड़ा हुआ है। मोटर की पुली का व्यास 10 सेमी है, इसका व्यास ये हो गया पंखा। मोटर की पुली का व्यास 10 सेमी है, पंखे की पुली का व्यास 21 सेमी है, इसका व्यास है 21 सेमी। और फैन की गति 1000 आरपीएम है, इसका जो एन है वो है 1000 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। फैन की गति बदलकर 500 आरपीएम करनी है, अब इसको घटाकर 500 आरपीएम करनी है, तो आवश्यक पुली का व्यास, इस पंखे की पुली का व्यास क्या होगा। देखो गति आधी कर रहे हैं तो पुली का व्यास दुगुना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो है पुली, अब इसका यदि व्यास दुगुना कर देंगे तो इसकी गति कम हो जाएगी, क्योंकि व्यास बढ़ जाएगा तो इसकी तो गति नियत है, अब इसकी गति होगी वो गुणित कम हो जाएगी। तो गति आधी कर रहे हैं तो व्यास को दुगुना करना पड़ेगा। तो पहले 21 अब कितना करना पड़ेगा
42 सेमी। तो व्यास कितना हो जाएगा, पुली का व्यास यानी पंखे की पुली का व्यास कितना करना होगा, 42 सेमी। तो इसकी गति आधी हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा, 42 सेमी, यानी किसमें है, सी ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, क्लास एच इंसुलेशन के लिए डिग्री सेंटीग्रेड में अधिकतम अनुमत तापमान है, यानी एच क्लास है। कौन कौन सी क्लास होती है तापमान के आधार पर, यानी जो अचालक का जो सैन्य सीमा का तापमान होता है उसकी क्लास कौन कौन सी है। देखो, वाई, ए, ई, बी, एफ सी, सॉरी, वाई योगेश, आजा, इकबार, फॉक्स, हेनरी और चौधरी, सी, यानी वाई, ए, ई, बी, एफ, एच और सी। यह जो है 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक को कार्यकारी तापमान होता है। ए क्लास का होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड, ई क्लास का होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, बी क्लास का होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड, एफ का होता है 155 डिग्री सेंटीग्रेड, एच का होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड और सी का होता है 220 और 250 डिग्री सेंटीग्रेड कार्यकारी तापमान होता है। तो इसमें किसका पूछा, एच क्लास का। एच क्लास का होता है 180 डिग्री। अब इसको याद रखने का एक तरीका भी है, योगेश, आजा, इकबार, फॉक्स, हेनरी, चौधरी, या अन्य शब्द में यार, आजा, इकबार, फालतू है, चाहे जो भी आपने इच्छा से कोई सा भी बना सकते हैं। तो वाई, ए, ई, बी, एफ, एच और सी और इनका एक कार्यकारी तापमान। तो एच क्लास है उसका कार्यकारी तापमान 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 180 डी। अगला क्वेश्चन है, शुरू करते समय स्प्रिंग मोटर के रोटर वाइंडिंग के साथ श्रेणी में रेजिस्टेंस जोड़ने का इम्पैक्ट क्या होता है। यानी जो स्प्रिंग मोटर होती है, सरपण वल्य मोटर हम कहते हैं, उसको स्टार्टिंग के समय बाहर अलग एक प्रतिरोध होता है जिसे हम रोटर प्रतिरोध के कहते हैं, इससे जोड़ने पर क्या होता है, इससे जोड़ने से रोटर का प्रतिरोध बढ़ जाता है और रोटर का प्रतिरोध बढ़ने से टॉर्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि टॉर्क समानुपाती होता है रोटर प्रतिरोध के। तो अब ऑप्शन देखो, वोल्टेज बढ़ता है, नहीं, स्टार्टिंग टॉर्क कम करता है, नहीं, बढ़ता है, स्टार्टिंग करंट बढ़ता है, नहीं, स्टार्टिंग करंट फिर घटता है, रोटर प्रतिरोध बढ़ने से करंट घट जाता है, कुछ स्पीड नियत रखता है, नहीं, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाता है, सही। तो रोटर प्रतिरोध यानी बाहरी रोटर प्रतिरोध जोड़ने का आशय क्या हो गया, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने, यानी ई ऑप्शन इसका सही होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी विशिष्ट गुरुत्व वाला मटेरियल है, यानी इनमें से किसका विशिष्ट गुरुत्व अधिकतम है। लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, तांबा। तो सोने का स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी विशिष्ट गुरुत्व इनमें से ज़्यादा है। तो राइट आंसर क्या हो गया, सोना। सबसे हल्का गैस कौन सा है, दी गई जो गैसें हैं इनमें से कौन सी है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से कौन सी हो गई, हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की है इनमें। अगला क्वेश्चन है, log a/b के समान है। देखो क्या दे रखा है, log a/b यानी log a/b। अब लॉगरिथमिक प्रणाली में क्या होता है कि यदि गुणा में है तो जोड़ो, भाग में है तो घटाओ और घात में है तो गुणा करना होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, log a/b का क्या हो गया, log a। अब भाग में है तो घटाना होगा, log a माइनस log b। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, log a माइनस log b। अब यदि ये गुणा में होता है, कैसे, log ab होता तो इसको हम लिखते log a प्लस log b। और यदि इस प्रकार से होता log a की घात b तो इसको हम लिखते b log a। तो इसमें क्या है, log a/b
तो ये किसके समान होगा, log a माइनस log b। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, log a माइनस b किस में है, ए ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से टेंजेंट से छू रहे हैं, उनके केंद्र को टेंजेंट पॉइंट से जोड़ने वाली लाइन का कोण के समान होगा। देखो किस प्रकार से पूछा है, दो वृत्त है और उनकी परिधि किसी एक बिंदु पर दोनों वृत्तों की छू रही है। मान लो एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये है, ये दो वृत्त है और समान है, यानी इसका जो व्यास मान लो वो समान है। ये दो समान वृत्त हैं। अब देखो दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से टेंजेंट छू रहे, समान की कोई आवश्यकता भी नहीं है, वैसे भी ये क्या आएगा उत्तर, तो यानी यहाँ पर ये छू रहे हैं। अब इसके केंद्र, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है। अभी इसको ये भुजा मिला रही है और इसको ये मिला रही है। पूछा है कि ये जो कोण बनेगा इसकी कोण की डिग्री क्या होगी। जो ये कोण बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री। यदि वृत्त मान लो यहाँ से नहीं छूकर दूसरी जगह बना लेते हैं इसको, मान लो यहाँ पे बनाते हैं, ये एक छोटा वृत्त बना लिया, इसका केंद्र हो गया ये यहाँ छू रहा है, तो भी क्या होगा, इसकी रेखा यहाँ मिला रहे हैं, इसका केंद्र को ये मिला रहे हैं, तो ये जो कोण बनेगा ये भी 180 डिग्री का ही बनेगा। यानी कैसे भी पूछे बनाओ चाहे इस आरेख को, और उत्तर ये क्या आएगा, तो क्या होगा इसका 180 डिग्री, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रेष्ठ डक्टिलिटी यानी तन्यता वाला पदार्थ कौन सा है। डक्टिलिटी या तन्यता किसे कहते हैं कि पदार्थ का वह गुण जो बिना खींचे, यानी उसको खींच कर लंबा किया जा सकता है और तार बनाए जा सकते हैं परंतु टूटता नहीं, यानी खींचकर लंबा करने पर तार बनाए जा सकते हैं परंतु टूटता नहीं है, तो वह उसका गुण क्या कहलाता है, डक्टिलिटी यानी तन्यता। तो इनमें से किसका अच्छा तन्यता का गुण होता है, यानी डक्टिलिटी वाला पदार्थ है निकेल, CrGO स्टील, माइल्ड स्टील, तांबा, सोना। तो सबसे अच्छी डक्टिलिटी इनमें से सोने की होती है, तो सोने को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, यानी तन्यता का गुण अधिक होता है इनमें से। अगला क्वेश्चन है, एक सब स्टेशन में कुल पावर इनपुट 1000 वाट और 3 बाहर फीडर पर वास्तव में बिल्ड पावर 400 किलोवाट, 200 किलोवाट और 250 किलोवाट है। टेक्निकल लॉसेज इनपुट का 10% मानते हुए इनपुट पावर की प्रतिशत में पावर चोरी क्या होगी। यानी जो चोरी हो रही है, लॉसेज है, वो ज्ञात करना है। प्रश्न में क्या दे रखा है कि कोई सब स्टेशन है जिसका इनपुट पावर बराबर है 10,000 किलोवाट, सॉरी 1000 किलोवाट, सॉरी 1000 किलोवाट। इनपुट पावर क्या दे रखा है, 1000 किलोवाट। यानी कोई फीडर है, यानी सब स्टेशन है, इससे 3 फीडर निकल रहे हैं अलग अलग। यहाँ इनपुट में है 10,000 किलोवाट। प्रत्येक फीडर पर मान लो इस फीडर पर 400 किलोवाट बाहर है, इस पर 200 किलोवाट बाहर है और इस फीडर पर 250 किलोवाट बाहर है। 10% यहाँ से यहाँ पहुँचने में, यानी लॉसेज और लाइन लॉसेज हम कह सकते हैं। इनपुट का टोटल कुल लॉसेज 10% रखना है। तो देखो इनपुट पावर कितना हो गया, 1000 किलोवाट। आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर कितना हो रहा है, देखो 400 तो इसमें आ रहा है, 400 प्लस 200 प्लस 250 कितना हो गया, 850 किलोवाट। तो आउटपुट पावर कितना हो गया, 850 किलोवाट। अब है टेक्निकल लॉसेज, यानी लाइन के अंदर टेक्निकल लॉसेज बराबर क्या है,
10% इनपुट का, तो कितना हो जाएगा 10/100 इंटू कितना है 1000, कितना हो गया 100 किलोवाट। तो लॉसेज कितना हो रहा है 100 किलोवाट। अब देखो लॉसेज, ये जो कौन सा टेक्निकल लॉसेज हटाने के बाद शेष इनपुट सप्लाई क्या आ रही है 1000 आ रहा है, यानी कितना आ रहा है देखो इनपुट पावर यानी टेक्निकल लॉसेज हटाने के बाद कितना हो जाएगा 1000 माइनस 100 बराबर 900 किलोवाट। अब देखो हम सप्लाई 900 किलोवाट यानी टेक्निकल लॉसेज हटाने के बाद 900 किलोवाट सप्लाई दे रहे हैं और हमें आउटपुट 850 का ही मिल रहा है। तो जो चोरी है वो कितनी हो गई, देखो सप्लाई हम ये बेच रहे हैं, ये मिल रहा है कितना हो गया 50 किलोवाट की चोरी हो गई। तो चोरी बराबर क्या हो जाएगा, चोरी प्रतिशत में पूछा है तो कितना हो रहा है 900 माइनस 850 बट्टा 900 इंटू 100, तो कितनी हो जाएगी 50 इंटू 100 बट्टा 900, 0 से 0 कितना हो गया 95.55%, यानी लगभग 5.55%। अब ऑप्शन में देखो किस में है 50%, 1%, 5%, 15 और 3, 5% वाला सही होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी 5%। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर पर OLTC ऑन लोड टर्न चेंज, यानी OLTC ऑन लोड टर्न चेंज का कार्य क्या होता है, यानी भार पर लपेटन चेंज करना, यानी टर्न रेशियो चेंज करना। तो उत्तर इसका देखो ऑप्शन में क्या है, चेंज टर्न रेशियो ऑन लोड, यानी ऑन लोड सही है, चेंज रेशियो टर्न रेशियो ऑफ लोड नहीं, चेंज टर्न वेक्टर ग्रुप ऑन लोड ये भी गलत, चेंज टर्न वेक्टर ग्रुप ऑफ लोड ये भी गलत, चेंज पावर रेशियो नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा चेंज टर्न रेशियो ऑन लोड, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इससे संबंधित। अब जो शेष प्रश्न रहे हैं वो अगले वीडियो में रहेगा। ठीक है दोस्तों।